आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा दिल्ली की। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा एक बार फिर हुकूमत में आई है। भाजपा के आने के बाद खास तौर से मुस्लिम में खौफ व हरास है। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी सरकार आई है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके इलाके में बुलडोजर चला दिए जाएं, क्योंकि बयानबाजी कुछ इसी तरह हो रही है। मुस्तफाबाद को लेकर के काफी चीमगोइयां हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं, बल्कि बयानबाजी हो रही है। कोई कह रहा है कि कोई बदल कर तो देखे नाम, तो कोई कह रहा है कि चूंकि हमने वादा किया था हम बदलेंगे। तो इस तरह की बहस हो रही है। इसी तरह से शाहीन बाग वो भी मरकज में है। शाहीन बाग के लोग खौफ में हैं कि क्या वाकई यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। क्या है पूरे दिल्ली की सियासत और दिल्ली किस तरह से 27 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की। इन सब पे नजर रखने वाले, जिन्हें दिल्ली में सहाफत करते हुए 30 साल और दैनिक जागरण, सहारा और बड़े बड़े अखबारों में जिन्होंने काम किया, और आज खुद मेरा वतन रोजनामा उर्दू उसके आप मुदीर हैं, एडिटर हैं। मेरी मुराद है जनाब अरशद फरीदी साहब से। अरशद फरीदी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। तो हमारे साथ अरशद फरीदी साहब मौजूद हैं और हम इनसे समझेंगे कि देखिए, चुनाव के दौरान अरशद फरीदी साहब की बहुत बातें होती हैं, तरह तरह के बयानात सामने आते हैं, लेकिन जब कोई पार्टी चुन करके आ जाती है उसका क्या रवैया होता है, किस तरह से। चूंकि आपने 30 साल का पूरा एक डिकेड देखा है, आपने पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसको भी जरूर देखा होगा। 27 साल बाद फिर बीजेपी की सरकार आई। इसके दौरान मुझे पता है कि जब शीला जी की सरकार थी 15 साल आपने उसको बहुत कवर किया है। फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो उसके बारे में भी आपको खूब पता है, कैसे सरकार आई, कैसे चली, क्या झगड़े रहे, और अब फिर बीजेपी की सरकार आ गई। तो सबसे पहले तो ये सफर अगर मुख्तसर अंदाज में कैसे देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली का एक जो कल्चर है, दिल्ली का जो एक स्वरूप है, वो अलग किस्म का है और मतलब स्टेट से अलग हटके है दिल्ली। अब जहाँ भी आपने सवाल उठाया कि नाम बदलने की सियासत हो रही है, तो ये मैं जो जितना मैंने अभी देखा वो मतलब पार्टी का या सरकार का इस तरह का कोई भी बयान इसमें नहीं आया है। कोई एमएलए हैं जो इंडिविजुअली उन्होंने अपनी राय को रखा है और रख सकते हैं, एमएलए अपने बात बोल सकते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बताऊं, दिल्ली की जो सियासत है, दिल्ली का जो पॉलिटिकल तरीका है, वो बिल्कुल और स्टेट से अलग है। भले ही यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है और वो यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ का एक पॉलिटिक्स करने का तरीका अलग है। दिल्ली का पूरा इलेक्शन देखिए आप, पूरे इलेक्शन के सिनेरियो को देखिए तो कहीं भी कम्युनल लेवल पे बीजेपी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। बीजेपी ने डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार के ऊपर इलेक्शन को लड़ा और बीजेपी उसमें कामयाब हुई। तो दिल्ली में वो चीजें नहीं चलती हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो चीजें दिल्ली में, वो नैरेटिव नहीं चलता है। दिल्ली डेवलपमेंट का सिटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल सिटी है दिल्ली। दिल्ली पे नजर सबकी होती है। दिल्ली में अगर कोई भी चीज ऐसा नैरेटिव होगा जो किसी कम्युनिटी को हरेस करता हो या उनको प्रभावित करता हो, तो उस पर पूरी दुनिया की नजर होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दिल्ली में ये सब चीजें जो बातें बयानबाजी हो रही है, इनका कोई मायने है। नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि इनके कोई माना नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे या मुस्तफाबाद से शाहीन बाग, ये जो मुस्लिम जो एरियाज हैं उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, फिर रोहिंग्यास की बात आ जाती है, बांग्लादेशियों की बात आ जाती है, तो भाई मुस्लिम ही तो नहीं है। लेकिन ये दाढ़ी टोपी वाले ही टारगेट क्यों रहते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, नाम बदलने की सियासत की बात करते हैं आप, तो औरंगजेब रोड का नाम भी बदला गया, लेकिन वो रिप्लेस इतने अच्छे नाम से किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से, तो उस पर कोई ज्यादा उंगली नहीं उठी, लेकिन नाम तो बदला गया। तो अभी अगर मुस्तफाबाद का नाम बदल ही जाए तो मेरा मतलब कहना यह है कि मुसलमानों को इससे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए।
भाई आप जिसकी सरकार है उसके हुकूमत है, अगर नाम बदल जाता है, बहुत सारे जगहों के, अमरोहा का नाम बदला गया, कितना तारीखी शहर है, तो वो बदलने से कोई हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ना है। मेरा कहना यह है कि मुसलमानों को इन सब चीजों से अलग हटके सोचना चाहिए और इन सब सियासतों में उलझना नहीं चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट है भाई, अगर आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट ने मुस्तफाबाद का नाम बदल के कोई दूसरा नाम रख दिया, तो आप इंतजार करिए, कल दूसरी सरकार आएगी। अगर वो भी सरकार है आपकी, जिसको आप कहते हो कि हमारी सरकार है, वो तो वो सरकार उसको नाम तो बदल देगी। मतलब कि इस तरह की पॉलिटिक्स में उलझने की बजाय डेवलपमेंट और हाँ, पॉजिटिव उस पे अपने कारोबार, पॉजिटिव तिजारत पे, अपने तालीम पे, इस पर तवज्जो दें, तालीम पे तवज्जो दें और सरकार से अपनी डिमांड रखें। सरकार कोई भी हो, आपने उनको, ये बात नहीं है कि आपने वोट दिया या नहीं दिया, आपके इलाके से उनका कैंडिडेट जीता या नहीं जीता, हर सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, और तैयार हो या ना हो, लेकिन आप अपने इश्यूज को सरकार के सामने जरूर रखिए और मजबूती के साथ रखिए, डेमोक्रेटिक अंदाज में रखिए, और इसमें मत उलझिए आप कि इस जगह का नाम बदल गया और बुलडोजर आएगा जब देखा जाएगा। भी कह रहे हैं कि बाबा मॉडल चलेगा, योगी मॉडल, इस तरह की बातें हो रही हैं। भाई मैं वही कह रहा हूं, ये बात अगर किसी मुख्यमंत्री ने कही होती या किसी सरकारी पद पे बैठे किसी आदमी ने कही होती, तब उस बात को मैं सीरियस लेता। अब ये तो दिल्ली भी 2-2.5 करोड़ की आबादी वाला सिटी है, अब इसमें से कोई एक एमएलए बन के आया है, वो इस बात को बोल रहा है, तो बोलता रहे, लेकिन सरकार की जबान नहीं हो सकती है, और ये किसी डेमोक्रेटिक पार्टी की जबान नहीं हो सकती है, किसी की इंडिविजुअल जबान है, तो उस पर हमें क्यों उलझे हम उसमें। नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि इस पे उलझने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि जिस तरह से पूरे मुल्क में एक मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है, या उनको लेकर के पॉलिटिक्स भी होती है, तो उसकी वजह से चूंकि लोग डर रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं। कितना सियासी एतबार से देखा जाए तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में कभी क्या इस तरह की पॉलिटिक्स रही है, हिंदू मुस्लिम कम्युनल या इस तरीके की? देखिए ऐसा है, बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइन आ चुकी है कि कोई भी इस तरह से आप बुलडोजर नहीं चला सकते आप। तो अगर जो लोग ये बात कह रहे हैं, अगर वो ऐसा करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन और वायलेशन माना जाएगा। सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट का जब गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और वो बयानबाजी से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल होगा तब देखा जाएगा उसको। क्या लग रहा है कि मतलब अगर मुस्लिम, मतलब क्यों डरे, कि क्या उनका नुकसान क्या होता दिखाई दे रहा है? अगर सरकार मान लिया एक्शन भी लेगी, तो क्या लग रहा है भाई, जो बांग्लादेशी है मान लीजिए, जो रोहिंग्याज हैं, भाई ठीक है, वो अगर बाहरी हैं तो उनका एक अलग इशू है, लेकिन जो यहीं के लोग हैं, क्या आपको लग रहा है कि उनको कोई खतरा है, किसी किस्म का खतरा है? देखिए आप ये बताइए मुझे, कौन ऐसा हिंदुस्तानी था जिसको बांग्लादेश भेजा गया? एक नाम बताइए मुझे आप। बांग्लादेशी ही कोई बांग्लादेश भेजा जाता है? अगर किसी के पास प्रॉपर, मैं किसी की वकालत करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, देखिए एक नैरेटिव जो सेट किया जाता है, वही वो नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए, उससे मुसलमान का नुकसान होता है। क्या आप लोग कहते हैं बांग्लादेशी के नाम पे जो है सारे मुसलमानों को उठा के बांग्लादेश भेज रहे हैं? एक मुझे आप नाम बता दीजिए जो बांग्लादेश भेजे गए वाकई माइग्रेंट थे और इलीगल यहाँ रह रहे थे। उसमें ये हो सकता है कि वो मतलब उसके पास आधार कार्ड हो यहाँ का, उसने यहाँ सब कुछ हो, उसके बावजूद भेज दिया गया हो, वो कुछ पुलिस की या प्रशासन की कोई गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा हमें कहीं नहीं दिखा कि किसी हिंदुस्तानी आदमी को बांग्लादेश भेजा गया हो। और बांग्लादेश भेजा गया तो बांग्लादेश ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया उसको? तो ये सब चीजें भ्रम फैलाने की, मुसलमानों को इसी में उलझाने की कोशिश की जाती है। और देखिए अभी ऐसी सियासत दिल्ली में जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं बहुत तेजी से होगी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आने वाली पार्टी ने बहुत सारे वायदे किए हैं, अब वायदे पूरे करना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे उन चीजों से निकला जाए बाहर, इस तरह के लोग पैदा होंगे और इस तरह की बातें करेंगे कि जो जनता से, दिल्ली की आवाम से जो वायदे किए गए हैं उनको एक तरफ रख के इसी नैरेटिव को सेट करके आगे की सियासत की जाए। नहीं तो क्या लग रहा है कि इसी पे ये आगे बढ़ेगी दिल्ली? या दिल्ली चूंकि अब यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, पहले ये था कि अब यहाँ केजरीवाल है, काम नहीं करने दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब डेवलपमेंट दिल्ली का होगा? जो झगड़े आए दिन आपने सुना होगा कि एलजी से पंगा ही सरकार का चल रहा था, कोई हुआ साहब वो रोक दिया, ये रुक गया, वहां छापेमारी और वहां इस तरह। अब क्या लग रहा है कि क्या दिल्ली
देखिए, क्योंकि जब शीला जी की सरकार थी तो आपने देखा होगा यूपीए में आ गई थी कांग्रेस की सरकार, तो बहुत तेजी से काम हुआ उस दौरान। तो क्या लग रहा है कि उस तरह से कुछ हो पाएगा या क्या? नहीं, देखिए साहब, मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूँ। हाँ। शीला जी की जब सरकार थी, वो अटल जी की भी सरकार थी केंद्र में, और उस वक्त भी शीला जी जो प्रपोजल लेके जाती थी अटल जी के सामने या अडवाणी जी के सामने, वो कभी वही प्रपोजल को रोकते नहीं थे। कोई प्रपोजल दिल्ली के डेवलपमेंट का उस बीजेपी की सरकार ने नहीं रोका है, एनडीए सरकार ने। और बल्कि कई चीजों पे हम जो मैं बोलना नहीं चाहता, हमने देखा है कांग्रेस के टाइम में नहीं हुई। शीला जी लेके गई प्रपोजल, वो सेंटर ने उसको रोक दिया कोई भी वजह बता के। तो हमें लगता नहीं कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है और लोग डेवलपमेंट के लिए लोगों ने वोट दिया है। अदरवाइज केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों से बाहर निकल के अगर वोट दिया है लोगों ने, तो लोगों की बहुत उम्मीद है सरकार से। दिल्ली के लोगों की ये उम्मीद नहीं है कि आप बुलडोजर चलाइए आप या आप नाम बदलिए। दिल्ली के लोगों की ये उम्मीद है कि आप जो डेवलपमेंट दिल्ली का रुका है, दिल्ली की जो गति रुकी है, स्पीड रुकी है, उसको आप कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। इसलिए दिल्ली के लोगों ने वोट दिया है। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों की उस अपेक्षा को, उस उम्मीदों पे खरी उतरे। फिर ये ठप्पा लग गया मुसलमानों पे कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इस तरह की बातें आ रही हैं। क्या क्या ये ठप्पा जो है, क्या ये सही है नहीं या दिया है? नहीं, ठप्पे की बात नहीं है सब। देखिए, जो सच्चाई है उससे आपको मुंह नहीं मोड़ सकते आप। मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, और नहीं दिया जरूर, कांग्रेस को भी नहीं दिया। ये नहीं है कि बीजेपी को नहीं दिया तो कांग्रेस को दे दिया। भाई, दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों से नाराजगी थी या जो भी थी, जो वजह थी, उनको दोनों को ही वोट नहीं दिया। और आप देखिए, आपके ओखला में और ईस्ट में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के कैंडिडेट को भी खूब वोट दे दिया उन्होंने। तो ये देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें सबकी अपनी फ्रीडम है भाई। अच्छा, क्या वजह भाई, थी? मैं बात कर रहा हूँ, ओखला में तो बीजेपी को हराने के लिए नहीं दिया ना, वहां तो अमानतुल्लाह को हराने के लिए वोट कर रहा था ना मुसलमान 3 जगह। लेकिन जब देना था तो दिया दोनों, 3 जगह वोट बैठा उसका। वो ठीक है, वो जीत गए, आम आदमी पार्टी जीत गई वहां। तो अब ये थोड़ी कि बीजेपी को हराने के लिए वहां पर वोट दे रहे थे। अगर बीजेपी को हराने के लिए देते तो सारे लोग मिलके आम आदमी पार्टी को वोट देते। तो देते हैं, लोगों की अपनी चॉइस है, अपनी लोकतंत्र है, अपनी आदमी की स्वतंत्रता होती है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। क्या क्यों ऐसा लग रहा है? केजरीवाल, देखिए, उनसे बड़ी शिकायतें थी मुसलमानों को, चाहे वो उर्दू एकेडमी हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, या माइनॉरिटी कमीशन हो, ये तमाम इदारे। इसके अलावा खुद अरविंद केजरीवाल का जो रवैया रहा है कि आप देखिए, पूरे कैंपेन में मुसलमानों अपने उम्मीदवार के साथ नहीं खड़े हुए, एक तस्वीर आपने दिखा। इसके बावजूद मुसलमानों ने केजरीवाल को वोट दिया। देखिए साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा खतरनाक सवाल है। ये फैसला मुसलमानों को लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि आप केजरीवाल के साथ क्यों खड़े हैं। हाँ। सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आपको एक पार्टी को हराना है। आपने अपने वजूद को खत्म कर लिया ये नैरेटिव सेट करके। हाँ। आपका जो वजूद था कि आप हराने के लिए खड़े हुए हैं, और हराने वाली ताकत भी नहीं बन पा रहे हैं आप। आप ये हो कि एक हराने वाली ताकत बने, वो भी नहीं बन पा रहे हैं, वो भी नहीं बन पा रहे हैं आप। और भाई, केजरीवाल को वोट देंगे आप। तो अगर इस तरह का आपकी सोच है तो जाहिर सी बात है, आपके विकास को, आपके डेवलपमेंट को चीज रोकती है। इस बार कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि कांग्रेस हर मुद्दे पर माइनॉरिटी के साथ खड़ी रही है, लेकिन उसको भी इस बार बिल्कुल से, मतलब, अरे वही आप ही ने कहा ना कि जब जो माइंड सेट कर लिया कि हमको तो जो है वोट बीजेपी को हराने के लिए देना है, तो वो उनको लगा कि केजरीवाल सबसे आगे है उसमें। अब एक और केजरीवाल का किरदार नहीं देखा, इमामों को 22 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। वही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जाके तनख्वाह दी उनको। नहीं, औकाफ भी बहुत बिके हैं, औकाफ बिके, बहुत तबाह हुए हैं। और मुसलमानों की सभाओं में जाने में डर रहे हो आप। हाँ। आपको खौफ आ रहा है। बयान नहीं दिया आपने ताहिर हुसैन का, साहब वो कह रहे जेल चले गए इसलिए पार्टी, तो जेल तो आप भी अब चले गए। तो ये तो भाई मुसलमानों के सोचने की बात है। उनको सोचना चाहिए कि कौन आदमी सामने का दुश्मन है, कौन पीछे से दुश्मन है आपका। अब मैं दुश्मन तो कोई होता नहीं सियासत में किसी का, लेकिन ये समझना तो पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना तो पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर तो जो हाल है वही रहेगा। नहीं तो क्या, बस आखिरी सवाल, कि जिस तरह के खतरात नजर आ रहे हैं, खासतौर से मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटीज की, तो उसमें क्या लग रहा है कि कांग्रेस को तो वोट किया नहीं, उसको तो आए, वो लड़ती रही लेकिन किया नहीं।
और केजरीवाल को वोट कर दिया। केजरीवाल जो है वो चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं मुसलमानों को। तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो लड़ेगा कौन? देखिए सब कोई नहीं लड़ता है, मुसलमानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ठीक है। और वैसे तो देखिए दिल्ली की जो आप बात कर रहे हैं सियासत की, दिल्ली में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली दूसरे तरह का सिटी है, दूसरी जगह की तरह की यहाँ की सियासत है, पूरी दुनिया में इसकी नजर होती है यहाँ पर। तो यहाँ कोई खुदा ना करे कोई कम्युनल राइट्स या कम्युनल लाइन पे कोई दिल्ली की सियासत नहीं होगी। और जो आने वाली हुकूमत है, मतलब मुझे उम्मीद है कि वो सबके साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा है, जो उसी के पैटर्न पे चलेगी। और आप देखिएगा, मतलब मैं तो बहुत मतलब आशावादी हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है कि दिल्ली में कुछ इस तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि जो इदारे हैं माइनॉरिटीज के वो अच्छे से काम करेंगे? हाँ अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद हमेशा देखिए हमने खुराना जी पहले मुख्यमंत्री थे 93 में, 1993 में पहली सरकार बनी थी, मदन लाल खुराना मिनिस्टर थे। उस वक्त भी उर्दू एकेडमी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, हज कमेटी को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक उर्स कमेटी होती है यहाँ पर, उसको सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा पैसा उस टाइम रिलीज हुआ उर्स कमेटी के लिए। तो अभी भी हमें ऐसी उम्मीद है कि इस तरह की चीजों में बीजेपी नहीं पड़ेगी। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए जो इतना डरा हुआ है, बिल्कुल लग रहा है पता नहीं कल ही से बुलडोजर शुरू हो जाएगा, कि क्या करना चाहिए उन्हें? नहीं, बेचारा मुसलमान नहीं डरा हुआ है, सियासी लोग उसको डरा रहे हैं कि अब तुमने ये तो कर दिया है, अब देखो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो इसलिए मुसलमान नहीं डरता है, मुसलमान बहुत पॉजिटिव है। और देखिए दिल्ली में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है, किसी किसी पॉकेट में, मतलब आप मुझे एक साहब बता रहे थे, बल्कि मैंने डेटा भी देखा, आरके पुरम में एक कैंप है, वहां पर सिर्फ मुसलमान है, 1000 वोट, वहां बीजेपी को 600 वोट पड़े हैं। तो वो वोट किसको पड़ा? बीजेपी को, एक तरफा बीजेपी को वोट दिया है वहां पर लोगों ने उस बूथ पर। तो वोट दिया है, मतलब वो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन कैंडिडेट है, उनका बहुत क्लोज है, उनके काम करता है वो कैंडिडेट जो वहां से जीत के आया है। तो वो ऐसा नहीं है, लोगों का भी परसेप्शन बदल गया है। और हम तो उम्मीद यही करेंगे कि बीजेपी की सरकार जो है उस परसेप्शन को तोड़े, मुसलमानों को ये लगे कि अब हमारा क्या होगा। उस परसेप्शन को तोड़ना चाहिए बीजेपी को, उनसे बात करें, उनसे बात करें। देखिए उनके इलाके में काम होगा, डेवलपमेंट होंगे। मुसलमान और तो कुछ मांगने जाता नहीं है कि मुझे नौकरी दो आप, या मुझे सिक्योरिटी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। वो दोनों चीजें होती है ना, तो फिर किसी को क्या तकलीफ है। तो चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरशद फरीदी साहब। तो ये अरशद फरीदी साहब थे जो बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली में चीज़ें आगे बढ़ेंगी या बढ़नी चाहिए, और मुसलमानों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये दिल्ली है, यहाँ कोई कम्युनल वाली बात पैदा नहीं होगी, और ये सरकार भी चाहेगी कि जहाँ मुसलमान खौफ में है, थोड़ा घबराया हुआ है, उसे लग रहा है, तो वो चीज़ जो है ख़त्म उन्हें करना चाहिए, एतमाद मिलाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट किया है, ऐसा नहीं है। क्या होगा फिर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।